नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपने चुनावी भाषणों में लगातार मुसलमानों को लेकर टिप्पणी कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इन टिप्पणियों पर सफाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान की एक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। वहीं अब एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने अपने ही इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जब उनसे पूछा गया कि स्टेज पर जब आपने मुसलमानों का जिक्र किया तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। इस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हैरान हूँ, ये आपसे किसने कहा। जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमान की बात जोड़ देते हैं। क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी यही हाल है, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। किसी भी समाज के है, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है, मैंने कहा कि आप उतने ही बच्चे पैदा करो जिनका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। प्रधानमंत्री मोदी से जब आगे सवाल किया गया कि इस बार आपको मुसलमान वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है, तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू मुसलमान को लेकर दिए गए ताज़ा बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था और अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी ने आगे कहा कि कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है, बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है। उन्होंने कल मंगलवार को कहा कि सत्ताधारी दल का एजेंडा झूठ की राजनीति का है, उसके सारे नेता झूठ बोलते हैं, हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि और अब पीएम मोदी वाराणसी में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जैसी बात तो वो तो करते ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर तंज कसते हुए आगे कहा कि वाह, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ, सब लोग जागरूक हो जाओ। ये भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम पर आपके काम नहीं कर रहे। आज आपकी रोजी रोटी के साधन खतरे में हैं। पीएम मोदी सारी दुनिया घूमकर फिर चुनावों में वही बातें करते हैं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कल मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है और आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीटों में से मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न होने के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कम से कम 315 सीटें जीत रहा है। वहीं बीजेपी अधिकतम 195 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में अब मोदी नहीं रहेंगे, दीदी यहाँ लोगों के साथ हैं। दीदी ने ठान लिया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। अब तक मिले नंबर के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी को 190 से 195 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन 315 सीटें जीत रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी इस बार सत्ता में नहीं आ रहे, अब तक बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और यही वजह है कि केंद्र के नेता डरे हुए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि मोदी की पीएम के तौर पर वापसी नहीं हो रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उन्हें 400 सीटों की डींग नहीं मारनी चाहिए।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए अब आने वाली 20 मई को वोटिंग होनी है। इस बीच खबर है कि 5वें चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की है। चुनाव आयोग ने कल मंगलवार को कहा कि वह राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से उम्मीद करता है कि वे चुनाव अभियान के दौरान बातचीत के लिए अच्छे उदाहरण पेश करें, साथ ही वे अपने बयानों से समाज के नाजुक ताने बाने को खराब ना करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से बाकी के चरणों के लिए भी अपील की और कहा कि वे चुनाव के शेष चरणों में अपने बयानों को सही दिशा दें। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने 1 मार्च 2024 से नई एडवाइजरी अपनाई है। इसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पार्टी अध्यक्ष और महासचिवों से आग्रह किया गया है कि वे अपने नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों से ऐसे भाषण या बयान ना देने के लिए कहें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मंगलवार को वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार पीएम के पास 3,02,06,889 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें से करीब 2.85 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है। इसके अलावा पीएम मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत 2.67 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पीएम के पास 52,920 रुपए कैश है और 9.12 लाख रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी ने 3.33 लाख रुपए का आयकर दिया था। अब बात करें अचल संपत्ति की, जिसमें आमतौर पर जमीन और घरों का ब्यौरा दिया जाता है। चुनावी हलफनामे के उस कॉलम में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं यशोदाबेन को पीएम मोदी की पत्नी बताया गया है, लेकिन उनके पास कितनी संपत्ति है इस बारे में भी हलफनामे में जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि इससे पहले पिछले चुनाव यानी 2019 में पीएम मोदी ने बताया था कि उनके पास गुजरात के गांधीनगर में एक आवासीय जमीन के साथ 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें से 1.27 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाने का ऑफर दिया है, जिस पर अब एक नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मछली खाने को लेकर पीएम मोदी ने उन पर निशाना साधा था। वहीं ममता बनर्जी ने लोगों के खान पान की आदतों में कथित तौर पर हस्तक्षेप करने को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बचपन से खाना बना रही हूं, लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन क्या पीएम मोदी मेरा बनाया हुआ खाना खाएंगे? क्या वो मुझ पर भरोसा करेंगे? मैं पीएम मोदी को जो भी खाने में पसंद होगा वो बनाने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मुझे शाकाहारी और मांसाहारी खाना दोनों पसंद है। मैं ढोकला और मछली करी दोनों खाती हूँ। हिंदू में विभिन्न वर्ग की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन भाजपा कौन होती है किसी व्यक्ति के खान पान की आदतों पर पाबंदी लगाने वाली? मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दर्शाता है कि भाजपा नेतृत्व को भारत और इसके लोगों की विविधता और समावेशिता के बारे में बहुत कम जानकारी और समझ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी को फंसाने के लिए ये सब बोला जा रहा है। बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी पीएम मोदी को मछली और चावल खिलाना चाहती हैं, लेकिन पहले वे अपने लेफ्टिनेंट फिरहाद हकीम को पोर्क चॉप क्यों नहीं खिलाती? इससे 3 उद्देश्य पूरे होंगे। पहला, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि कोई भी चीज़ घर से शुरू होती है। और तीसरा, पकौड़े की भी प्रशंसा हो जाएगी। वहीं बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा ने कहा कि पीएम मोदी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पता है कि पीएम मोदी कभी मछली और मांसाहारी खाना नहीं खाएंगे। बनर्जी को लगता है कि लोगों के खाने पीने की पसंद अपनी होनी चाहिए, तो वो पीएम मोदी की टिप्पणी को गलत तरीके से क्यों पेश कर रही हैं? बीजेपी नेता ने कहा कि सनातनी हिंदुओं का अपमान है। ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर सीपीआईएम नेता विकास भट्टाचार्य की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि भाई और बहन होने के नाते ममता दीदी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए भोजन पकाने की पेशकश कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें खुश करने के लिए है या नहीं। सीपीआईएम नेता ने कहा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों ही देश को इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों राजनीति को धर्म के साथ मिला रहे हैं। दरअसल भट्टाचार्य भाजपा और टीएमसी के बीच कथित गुप्त समझौते के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे। बता दें कि बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के बीच गुप्त समझौते के आरोप लगाती रही है। भारत और ईरान के बीच सोमवार 13 मई को चाबहार स्थित शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता हुआ। यह समझौता 10 साल के लिए किया गया है।
वहीं अमेरिका ने भारत और ईरान के बीच हुए समझौते पर चेतावनी देते हुए कहा था कि इस समझौते को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट नहीं मिलेगी। अब अमेरिका की इसी चेतावनी का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। दरअसल जब उनसे अमेरिका की चेतावनी पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट से हमारा लंबे समय से जुड़ाव रहा है, लेकिन हम कभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें कई अड़चनें थी, लेकिन आखिरकार हम लंबी अवधि का समझौता कर पाने में सफल हुए। ये लंबी अवधि का समझौता जरूरी होता है क्योंकि इसके बिना बंदरगाह का संचालन ठीक से नहीं कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने देखा कि कुछ टिप्पणियां आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपस में संवाद करने और समझाने की बात है कि ये समझौता सभी के फायदे के लिए है और मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए और उन्होंने अतीत में ऐसा किया भी नहीं है। अगर आप अतीत में चाबहार के प्रति अमेरिकी रवैये को भी देखें तो अमेरिका ने हमेशा इस तथ्य की सराहना की है कि चाबहार की व्यापक प्रासंगिकता है, इसलिए हम इस पर काम करेंगे। आईपीएल 2024 का 64वां मैच कल मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने लखनऊ को 19 रनों से हरा दिया है। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 208 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी लखनऊ 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 189 रन ही बना सकी और उसे 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स अपनी इस जीत के 7 पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है और लखनऊ 7वें स्थान पर बनी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।